ओके तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट्स कैसे निकालते हैं। रेट की यूनिट, कल हम लोगों ने रेट के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट। सो बहुत ही बेसिक सी बात है, यूनिट ऑफ रेट। यूनिट ऑफ रेट, इफ aqueous reaction या इफ रिएक्शन इज अकर इन एक्वस फेज, सबसे पहले हम बात करेंगे इफ रिएक्शन इज अकर इन एक्वस फेज। एक्वस फेज में चेंजिंग क्वांटिटी क्या होती है? एक्वस फेज में चेंजिंग क्वांटिटी होती है कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस है इफ रिएक्शन इज अकर इन एक्वस फेज देन चेंजिंग क्वांटिटी बहुत ही इजी सी बात है, इज कॉन्सेंट्रेशन, देन चेंजिंग क्वांटिटी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से रेट निकल के आएगा बच्चों, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ से रेट की यूनिट क्या आ गई, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डे, ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये आ गई हमारी रेट की बेसिक यूनिट जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को रहती है। तो रेट हम लोग मेजर करते हैं इन मोल पर लीटर पर टाइम, और टाइम हो सकता है, लिख लीजिएगा, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डे और ईयर्स। तो ये हो गया हमारा रेट का यूनिट एक्वस फेज में। और अगर बेटा ये बोल दे कि रिएक्शन अगर इन गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में चेंजिंग क्वांटिटी क्या होती है? वेरी गुड, प्रेशर। गैसियस फेज में, तो सेकेंड पॉइंट है गैसियस फेज, और गैसियस फेज में चेंजिंग क्वांटिटी अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो तुरंत बोल दीजिए कि इन गैसियस फेज चेंजिंग क्वांटिटी जो होती है बेटा वो है प्रेशर। तो यहाँ से हम लोग जो रेट निकालेंगे बच्चों, जो रेट यहाँ से निकलेगा दैट इज चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो यहाँ से रेट की यूनिट गैसियस फेज में प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम। तो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में रेट की यूनिट है एटमॉस्फेयर पर टाइम, सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है। ओके तो इस तरह से मैंने रेट की दो यूनिट दी आपको। एक यूनिट दी जो एक्वस फेज में हो रही है रिएक्शन, ये स्टार्ट हुआ है, हाँ। एक मैंने यूनिट दी कहाँ पे, जो एक्वस फेज में हो रहा है, और दूसरी गैसियस फेज में, ठीक है। दो ही पूछी जाती है हमारे वहाँ बस। और प्रेशर की यूनिट का चेंज जो आएगा, प्रेशर का चेंज वो एटमॉस्फेयर में मेजर होता है हमारे वहाँ, बार में भी होता है, टॉर में भी होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जनरली मेजर करते हैं एटीएम में। तो इस तरह से रेट की यूनिट हमने मेजर की आपके सामने। नेक्स्ट एक छोटा सा नोट है, कन्वर्जन, पहले देख लीजिएगा, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन दी गई है और उसको प्रेशर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन के पूरे टर्म को प्रेशर में चेंज करने का तरीका देखें। कन्वर्जन ऑफ
कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रेशर और इट्स वाइस वर्सा, तो नॉर्मली आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होती है, पी वी इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो यहाँ से P इज इक्वल्स टू N/V को नीचे ले गए इंटू RT। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर्स ऑफ मोल पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू R इंटू T, P इज इक्वल टू CRT। मतलब अगर आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और R की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, तो कंसंट्रेशन से हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, यही वो इक्वेशन है, P इज इक्वल टू CRT। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि टेम्परेचर जो है वो कुछ भी हो जाए, आप लोग एक केल्विन का हाथ में छोड़िएगा, केल्विन को छोड़ के जाएंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ जहाँ पर कैपिटल T लिखा होगा वहाँ पर टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में, और R की वैल्यू है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल इंटू केल्विन, R की वैल्यू। अब इतनी बड़ी वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, बहुत बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन भी आएगा तो एक बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो इतनी बड़ी वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे डायरेक्टली ये ना करके आप लोग 1/12 कर लें। ठीक है, 1/12 करेंगे तो ईजिली कट भी जाएगा, ठीक है, और आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये उतार लें, टेम्परेचर इज ऑलवेज केप्ट इन द केल्विन। ओके, साफ है, 0.0821 लिख रहा है वो भी साफ। कंसंट्रेशन दिया होगा, चेंज कर लो, प्रेशर आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। टू ए प्लस 5b gives out 6c, 2a प्लस 5b gives out 6c। ठीक है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आपको इंडिविजुअल रिएक्टेंट का रेट निकालना है और पूरी ओवरऑल रिएक्शन का रेट निकालना है। अभी तक हम लोगों ने रेट पढ़ा, अब हम निकालना चाहते हैं ये जो पूरी रिएक्शन है उसमें स्पेशली अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया ए का रेट क्या होगा या स्पेशली सी का रेट क्या होगा, ठीक है, तो बताइए, या किसी ने कहा नहीं ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम जीरो टाइम पे जो रेट होता है उसे बोलते हैं इनिशियल रेट। क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। ये है A0, ये है B0 और ये वाली क्वांटिटी 0 होगी। टाइम 0 से बढ़ करके T हुआ तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। A0 माइनस 2x, देखो यहाँ पे कितना है 2 है तो 2x हो जाएगा। यहाँ कितना है 5, तो यहाँ पर B0 माइनस 5x और यहाँ पे कितना है बेटा, तो दिस इज द 6x। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई बोले कि हमें सिंपली निकालना है रेट ऑफ ए, देखना बेटा इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ ए, तो हम लोगों को ये पता है कि ए यहाँ पे रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटता है, यानी रिएक्टेंट टाइम के साथ डिसअपियर होता है, तो उसके रेट के पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा dA/dt। दिस इज सिंप्लीफाइड रिटन एज रेट ऑफ ए, या कुछ बुक्स में लिखा होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए।
ठीक है। नॉर्मली अगर किसी को बोलना हो तो बोल देना इस पूरी रिएक्शन में ए का रेट ये होगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले, अभी बताऊंगा उसको, तो ये क्या आ गया बच्चे, रेट ऑफ ए। और यहीं पे हम इसे सॉर्ट आउट कर देंगे, माइनस डी ए की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए की फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस 2x, और ये माइनस ये क्या आ जाएगा ए नॉट अपॉन टाइम t माइनस 0 क्या हो जाएगा t, माइनस को अंदर भेज दो, माइनस ए नॉट प्लस 2x प्लस ए नॉट अपॉन t, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो गई, दैट इज़ 2x बाई टी। और ये क्या निकाला हमने, माइनस डी ए बाई डी टी आया। तो माइनस डी ए बाई डी टी कितना आ गया, 2x बाई टी। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो x अपॉन टी है वो रिएक्शन का रेट है, माइनस डी ए अपॉन डी टी ए का रेट है, माइनस डी ए अपॉन डी टी ए का रेट है, और यहाँ पे सिर्फ x और अपॉन टी, ये 2 नहीं, x अपॉन टी किसका रेट है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट है। बात समझ में आ रही है। तो ये उतारिए, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स अपॉन टी। इस वैल्यू को याद रखिएगा प्लीज़, अभी मैं इसका काम पड़ेगा मुझे। तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 इंटू एक्स बाई टी। समझ में आ रहा है ना। इससे ईजी कोई मैनर नहीं हो सकता पढ़ाने का, ये बिल्कुल ईजी तरीका है एकदम, ठीक। अब फिर थोड़ा सा मैं आगे की ओर मूव करूँगा, तो ये बताना मुझे थोड़ी देर के बाद भी, ठीक है। रेट ऑफ ए जो आया है आपके सामने, ये इतना आ गया। अच्छा बच्चे, यहाँ पे देखो और देख करके मेरी हेल्प करो थोड़ा सा। रेट ऑफ बी अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही तो कहोगे कि सर बी भी एक तरह का रिएक्टेंट है, समय बढ़ने के साथ बी की भी कंसंट्रेशन घटेगी, यानी टाइम और कंसंट्रेशन में अपोजिट रिलेशन है। टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन घट रही है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाया जाएगा एकदम। तो ये हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा बेटा, यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस, और फिर B की फाइनल कंसंट्रेशन B नॉट माइनस 5x, दिस विल बी B नॉट माइनस 5x माइनस B नॉट अपॉन T। इसको अंदर भेज दोगे तो ये हो जाएगा माइनस B नॉट प्लस 5x प्लस B नॉट अपॉन T। ये B नॉट इस B नॉट से कैंसिल हो गया, ये आ गया 5x अपॉन टी। तो यहाँ से माइनस डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स अपॉन टी आ गई। तो यहाँ से डी बी की वैल्यू आ गई 5 इंटू एक्स अपॉन टी। और माइनस क्यों लगाया है बताइए, क्योंकि हाँ वेरी गुड, क्योंकि समय बढ़ने के साथ बी अपनी कंसंट्रेशन घटा रहा है, समय बढ़ रहा है टाइम घट रहा है, तो दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन हो गए, तो इसीलिए माइनस का साइन पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। तो रेट ऑफ बी हो गया। फिर देखते जाइए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रेट ऑफ सी। सी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है, इसीलिए टाइम भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, इसीलिए दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव साइन का यूज होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे प्लस डी सी बाई डी टी, और प्लस डी सी बाई डी टी का मतलब सी की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 6x, इनिशियल कितनी है, हाई नहीं कुछ 0 मान सकते हो, ठीक है, अपॉन टी। तो ये आ गया 6x बाई टी,
तो यहाँ से मैंने लिखा dc/dt इज इक्वल्स टू 6 × x/t। ये हो गया। उतारो उतारो जल्दी उतारो। तो यहाँ पे प्लस लगाना भूलिएगा मत, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो फील आना चाहिए कि प्लस का मतलब क्या होता है। तो अब एक छोटी सी बात देखें बेटा, आप मैं बताता हूँ आपको, देखिएगा बेटा, हटा इसको। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और मैं चाहता हूँ कि इस बात को आप लेके जाएं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर हम इस पूरी रिएक्शन को देखें और उसमें ए का रेट निकालें, रेट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा -dA/dt हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी निकाली है आपने, बोलिए? 2x/t निकाला। फिर इस पूरी रिएक्शन में b का रेट अगर कोई पूछे आपसे तो -dB/dt, ये कितना है 5x/t, और प्लस dC/dt, यहाँ पे इसका रेट कितना है 6x/t। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो जरा गौर से, -dB/dt ये इतना है, ठीक। -dB/dt क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। और x/t क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से अगर x/t निकालोगे तो x/t निकालोगे तो 2 नीचे आ जाएगा, इसके आ जाएगा नीचे ना 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -dA/dt। यहाँ पे 5 को नीचे भेजो तो 1/5 इंटू -dB/dt। एक मिनट, उल्टा हो गया, उल्टा नहीं हुआ, वो छूट गया। यहाँ से -dB/dt इज इक्वल्स टू ये 1/5 भी हो जाएगा और ये x/t। यहाँ पे देखो 1/6 इंटू प्लस dC/dt इज इक्वल्स टू x/t। ठीक है, अब जरा गौर से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इधर x/t किसका रेट है? रिएक्शन का। ये 2 क्या है? ये वाला 2 तो है। यहाँ पे 5 क्या है? ये वाला 5 तो है। ये 6 क्या है? ये वाला 6 है। तो जब आप रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो आपको स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। यू विल नीड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। x/t लिख रहे हैं तो पहले 2 आया, फिर x/t में 5 आया, फिर x/t में क्या आया? 6 आया। तो अगर किसी रिएक्शन का रेट आप लिखने जा रहे हैं तो किसी भी रिएक्शन के रेट में किसकी ज़रूरत होती है? स्टोइकियोमेट्री की। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्री नंबर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज और नॉट चेंज। ठीक है, अगर स्टोइकियोमेट्री नंबर्स को चेंज कर दिया जाए तो रिएक्शन का रेट चेंज हो जाएगा। और फिर बोला उसने, इफ़ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट देन इंडिविजुअल रेट इज चेंज और नॉट। इंडिविजुअल ए का अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? -dA/dt। हमें कुछ नहीं पता, इतना लिख दिया। तो जरा देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में कहीं पर क्या स्टोइकियोमेट्री आई है? स्टोइकियोमेट्री नहीं आई है। इंडिविजुअल रिएक्टेंट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट में कहीं भी स्टोइकियोमेट्री नहीं आती है। इसीलिए इंडिविजुअल रिएक्टेंट और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रेट जब निकालते हैं तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो स्टोइकियोमेट्री आप चेंज करें या ना करें, इंडिविजुअल रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन जनरल रेट, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? चेंज। तो इस बात को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, इफ़ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इफ़ वी चेंज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट if we change the stoichiometric coefficient, rate of reaction is change। ब्लैकिश कर लीजिएगा इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज,
रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, क्या लिखा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज, बट रेट ऑफ एनी पर्टिकुलर species is not affected. Rate of any particular species is not affected. स्पीसीज का रेट अफेक्टेड नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा अगर और आपके सामने, सबसे पहले तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको। देखो, अगर हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, और उस रिएक्शन को कुछ ऐसे दिखाया गया है, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी गिव्स आउट गामा सी, ठीक है। स्टाइक्योमेट्रिक जो नंबर्स हैं उनको देखो, वो अपान में कर दो, 1/अल्फ़ा। ए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट समय के साथ घटेगा तो माइनस लगा दिया, और ए का रेट माइनस dA/dt। अगर आपसे कोई पूछे कि ए का रेट क्या होगा, आप लिख दो माइनस dA/dt। आपसे कोई पूछे रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो ए के बगल में जो स्टाइक्योमेट्रिक नंबर है उसको 1/अपान कर दो, उसको क्या कर दो, 1/अपान कर दो। अगर आपसे कोई पूछ रहा है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखें, डर लगता है आप लोगों को देख करके कभी कभी समझ में नहीं आता है, दिक्कत होती है। देखो इधर, अगर आपसे कोई कह रहा है रेट ऑफ ए बताओ, ये रिएक्शन दे रखी है, रेट ऑफ ए का रेट बताओ, तो ए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, माइनस लगा दूं, और रेट लिखने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A/T, ये ए का रेट है। बस ए के रेट को लिखने में कहीं भी स्टाइक्योमेट्रिक नंबर का यूज हुआ नहीं हुआ, ठीक। इसी में किसी इंसान ने पूछा, नहीं आप ए का रेट ना बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, यानी कि x/T बताएं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए का जो स्टाइक्योमेट्री है वो अपान में ले आएंगे, ए समय के साथ घटेगा तो माइनस लगा देंगे, dA/dt। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का रेट है, ये ए का रेट है। बात समझ में आ रही है? तो किसी दी हुई नॉर्मल रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस का रेट निकालना है तो वो देख लो वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, ऐसे निकाल लो। लेकिन अगर ओवरऑल निकालना है तो इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको हटाऊंगा नहीं, आप लोग उतार लीजिएगा। अब देखो जरा गौर से, हम निकालने जा रहे हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो अभी लिखवाया है मैंने, उसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ए का स्टाइक्योमेट्रिक नंबर क्या है, अल्फ़ा, 1/अल्फ़ा इंटू माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, dA/dt इज इक्वल टू, बी का स्टाइक्योमेट्री क्या है, बीटा, तो 1/बीटा इंटू, ये रिएक्टेंट है, माइनस dB/dt इज इक्वल टू, सी का स्टाइक्योमेट्री क्या है, गामा, तो 1/गामा इंटू, सी समय के साथ बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस dC/dt। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालनी पड़े तो उसमें रिएक्टेंट का स्टाइक्योमेट्री देखना और उसको नीचे फेंक देना। बता रहा हूँ, समझे? दिमाग लगाइए, दिमाग का यूज कीजिए और आगे निकलिए। पीछे खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे आगे निकल के जाइए। तुम्हें समझ में आया पक्का? तो अगर कोई अब मार्केट में बोलेगा इंडिविजुअल का रेट निकालना है तो निकाल लोगे ना, रिएक्शन का रेट निकालना है तो निकाल लोगे। इंडिविजुअल के रेट में स्टाइक्योमेट्री की ज़रूरत
नहीं होगी और रिएक्शन के रेट में स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत होगी। तो ये पता होना चाहिए। ये जब आप लोगों को डिफरेंस करना आ जाएगा कि स्टोइकियोमेट्री की ज़रूरत कब पड़ेगी और कब नहीं पड़ेगी, बस वही समय होगा आपकी पीक का। पढ़ा दें इसको। देखो एक एग्जाम्पल है 5A प्लस 6B गिव्स आउट 8C। इधर देख बेटा, पहले देख लो 5A प्लस 6B गिव्स आउट 8C। अब यहाँ पे आपसे वो बोल दिए हैं ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ये होता है नॉर्मली x/t या dx/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट क्या होता है रिएक्शन का? कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन टाइम। इज ये x है बेटा, ये x है, dx/dt इज इक्वल्स टू, जब रिएक्शन का रेट निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्री 1/, में आ जाती है। तो a के रिस्पेक्ट में रेट 1/5, a घटेगा माइनस dA/dt। b के रिस्पेक्ट में रेट 6 1/, में आ जाएगा 1/6 इंटू b घटेगा टाइम के साथ क्योंकि रिएक्टेंट है, ये हो गया। c के रिस्पेक्ट में रेट 8 1/, में आ जाएगा इंटू प्लस क्योंकि ये बढ़ेगा इंटू dC/dt। दिस इज द, ये होगा आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिखोगे। अच्छा इधर देखो बेटा, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया आपने। अगर आपसे कोई कहता रेट ऑफ ए का रेट, तो क्या लिखते हैं? माइनस dA/dt। ये मत बोलना 1/5 इंटू ना, उसमें ए के रेट में किसी की ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मली आपसे बोल दिया रेट ऑफ बी माइनस dB/dt, और कुछ नहीं करना है। वैसे ही रेट ऑफ सी प्लस dC/dt। चलिए साहब समझ में तो आया आपको। ये इंडिविजुअल कंपाउंड के रेट हैं, ये ओवरऑल रेट है। उतार लो बेटा, उतार लो, ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या मैं ये समझूं कि अब आप लोगों को रिएक्शन का रेट और पर्टिकुलर कंपाउंड का रेट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया है? किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का रेट निकालोगे तो वहाँ स्टोइकियोमेट्री को कोई सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्शन का रेट निकालोगे तो स्टोइकियोमेट्री को संपूर्ण सम्मान के साथ रखा जाएगा, लेकिन जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आया था जेई में, नीट में नहीं आया, जेई में आया है। देखो इधर करके बताओ। अब वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, देखिए वन अपॉन 2A प्लस 1/3B गिव्स आउट 3/5C, ये कर दिया। तो अब हमें लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे 1/, जो भी स्टोइकियोमेट्री है क्या है 1/2, ये कर देंगे ना, इंटू ए घटेगा कि बढ़ेगा टाइम के साथ? घटेगा, माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू, दिस इज 1/3 इंटू माइनस dB/dt इज इक्वल्स टू 1/3/5 इंटू प्लस dC/dt। ये आपके वहाँ जेई में पूछा गया है। ठीक है, 4-5 साल पहले का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन यही था, ABC। तो इसका रेट लिखना जान गए ना आप लोग, पक्का? चलिए कल आगे शुरू करूँगा फर्दर, एंजॉय कीजिए आप लोग।